हम अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, हमें आए दिन बहुत तरह के क्राइम के बारे में जानने को मिलता है। ज़्यादातर क्राइम एक सिंगल विक्टिम के बारे में होता है, जैसे कोई औरत हो गया, किसी की मर्डर हो गई, कोई बच्चा किडनैप हो गया, किसी के घर डकैती हुई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वही एक जन से हुई क्राइम हमें गुस्सा और दुख देने के लिए काफ़ी है। पर क्या हो अगर कोई क्राइम एक पूरे सिटी के ऊपर किया जाए, जिसमें 500 से ज़्यादा ज़िंदगी के ऊपर इसका गहरा असर पड़े। आज का केस ऐसे ही एक दिल दहला देने वाले क्राइम है जो पूरे इंडिया को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, और जिससे सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई जेनरेशन भुगतने वाला है। ये कहानी अजमेर स्कैंडल के नाम से मशहूर हो गया। अजमेर अपने वाइब्रेंट कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल साइट्स और सबसे ज़्यादा अजमेर शरीफ दरगाह के लिए फेमस है। अजमेर शरीफ दरगाह एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे देखने हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट दूर दूर से वहां पहुंचते हैं। इस दरगाह का सुंदरता के साथ इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसे केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू लोग भी काफ़ी मान्यता रखते हैं। ये कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 1992 को, जब वहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये बाकी दिनों के जैसा ही आम दिन था। लोग अपने दिन की शुरुआत अखबार के पन्नों से खबर पढ़कर अपने आप को अपडेट करने में शुरू करते हैं। उस समय का एक काफ़ी फेमस अखबार था दैनिक नवज्योति, जिसे काफ़ी लोग पढ़ना पसंद करते थे। उस दिन दैनिक नवज्योति के एक संपादक संतोष गुप्ता जी का एक आर्टिकल पब्लिश होता है, जिसमें एक ब्लैकमेल और रैकेट के बारे में जिक्र किया गया है, जो अजमेर से ही ऑपरेट करता था। संतोष गुप्ता जी ने ये एज्यूम किया था कि इस खबर से लोगों में काफ़ी हलचल होगी, पर इसके ठीक उलट लोगों ने इस खबर को नज़रअंदाज कर दिया। इससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो गए। अजमेर ने लोगों को मन ही मन ये मालूम था कि अजमेर की खुश दिखने वाले माहौल के पीछे क्या चल रहा था। फिर भी लोग अपने मुंह में चुप्पी साधे हुए थे। वहाँ एक भरोसा कलर स्टूडियो था, जो उन दिनों काफ़ी फेमस हो गया था। उस छोटे से स्टूडियो में अचानक सिर्फ अजमेर ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से भी लोगों का भीड़ बढ़ने लगा। आखिर उस स्टूडियो में अचानक ऐसा क्या हो गया? तो मैं आपको बता दूं, उस स्टूडियो में कई स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 18 से 20 साल की थी के नेक और फोटोज़ बेचे जा रहा था, जिसे खरीदने दूर दूर से लोग उस छोटे से स्टूडियो में भीड़ जमाने लगे। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। संतोष गुप्ता जी का आर्टिकल जब लोगों में हरकत नहीं ला पाई, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर 2 दिन बाद फिर से वही आर्टिकल थोड़ा और बोल्ड लेटर्स में पब्लिश कर दिया। उन्होंने लिखा, 100 से ज़्यादा कॉलेज गर्ल्स हुई शिकार, बांटने लगी न्यूड फ़ोटो और जेरोक्स कॉपीज़। और ठीक इसके नीचे जो फ़ोटो छपा था वो अजमेर के शांत एनवायरनमेंट को झटका देने के लिए काफ़ी था। इन फ़ोटोज़ में लड़कियों का इमेज था, जहां कई लड़के उन्हें घेर के उनके बॉडी को टच करते हुए दिख रहे थे। पर इन सब लड़कियों को ऐसे शर्मसार करने वाले फ़ोटोज़ को खींचने, उनका करने, फ़ोटोज़ को सर्कुलेट करने के पीछे जो लोग थे वो कोई आम शहरी नहीं बल्कि उस समय के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल खादिम फैमिली से आने वाले थे। इस फैमिली का पॉलिटिकली भी बहुत इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वो लोग अजमेर नेशनल यूथ कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी थे। तो आइए इस खादिम फैमिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये वर्ड खादिम का मतलब है सेवा करने वाला, जो अजमेर के फेमस दरगाह से ताल्लुक़ रखता था। ये दरगाह एक सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती का था। ये दरगाह अजमेर में 1200 AD से खड़ा था, जब मोइनुद्दीन चिश्ती फर्स्ट टाइम ईरान से दिल्ली आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत के बाद उनके वंशज इस दरगाह का देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी।
इस फैमिली के डिसेंडेंट्स में 1990 को 3 पावरफुल मेंबर्स थे। पहला फारूक चिश्ती, जो अजमेर यूथ नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। दूसरा अनवर चिश्ती, जो अजमेर यूथ नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी थे। और तीसरा नफीस चिश्ती, जो अजमेर यूथ नेशनल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये कहानी इन 3 भाइयों फारूक, अनवर और नफीस और अजमेर के फेमस सोफिया स्कूल से शुरू होती है। ये एक गर्ल्स स्कूल था जिसमें करीब 2000 स्टूडेंट्स थे, जो उसी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। इस स्कूल को पूरे इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल में गिना जाता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन 3 भाइयों का एक गर्ल्स स्कूल के साथ क्या लेना देना हो सकता है। वैसे तो इनका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए था, पर फारूक एक बच्ची के साथ इंटीमेटली इन्वॉल्व था। इस लड़की को हम लोग यहाँ अभया नाम से बुलाएंगे, क्योंकि उसका असली नाम रिवील नहीं किया जाना चाहिए। तो ये फारूक और अभया रेगुलरली स्कूल के बाहर मिलने लगे। ऐसा कुछ दिन मिलने के बाद फारूक ने एक दिन अभया को उसके एक फार्म हाउस में ले गया, जहाँ उसने अभया का था। पर ये सिर्फ नहीं था, इसके पीछे फारूक का एक गहरा साजिश था। उसने अभया का लेने के बाद उसकी कई अश्लील तस्वीरें भी खींची, जो आगे जाके सोफिया स्कूल के कई 100 लड़कियों को इंडिया के सबसे बड़े स्कैंडल का शिकार बनाएगी। फारूक ने अभया की अश्लील तस्वीरें खींचने के बाद उसे धमकाया और कहा कि अगर वो किसी से भी इस बारे में जिक्र करे तो वो उसका फ़ोटो सर्कुलेट कर देगा। सोचिए 1990 का समय, एक छोटी सी कंजर्वेटिव सोसाइटी में ऐसी बातें फैलने का खौफ कैसा होगा। और अभया तो अभी एक बच्ची थी, उसने कैसे इस डर का सामना किया होगा। ये भी बताया जाता है कि फारूक ने उसे पर्पसफुली चूज़ किया था, क्योंकि अभया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो फारूक के फैमिली के साथ लड़ सके। और फारूक ने ये भी श्योर कर लिया कि वो जब भी अभया को बुलाए उसको आना पड़ेगा और वो किसी से भी इसके बारे में मुंह नहीं खोलेगी। अब फारूक अभया को ब्लैकमेल करने लगा। वो उसे जब भी बुलाता अभया को आना पड़ता था और धीरे धीरे अभया के इस हालत का फ़ायदा उठाते हुए फारूक अपने दोस्तों से भी उसका दुष्कर्म करवाने लगा। ऐसा कुछ दिन चलने के बाद फारूक के मन में एक बड़ा प्लान काम करने लगा। उसने अभया को बोला कि अगर वो अपने एक दोस्त को उस फार्म हाउस में ले आए तो वो उसे छोड़ देगा और वो अपनी ज़िंदगी फ्रीली जी पाएगी। और अभया इतना मैच्योर्ड भी नहीं थी कि वो फारूक के इस इविल प्लान को समझ सके, इसीलिए वो भी फारूक के इस झांसे में आ गई। इसके बाद जो हुआ वो अजमेर के कई 100 लड़कियों को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जिससे उन लोगों का निकलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इन लड़कियों का फ़ोटोज़ हॉट केक की तरह बिकने लगा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, भरोसा लैब में काम करने वाला एक आदमी पुरुषोत्तम ने इन फ़ोटोज़ को बेच के काफ़ी सारा पैसा भी बना लिया था। फिर एक दिन पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त देवेंद्र को ये सारे फ़ोटोज़ दिखाया। देवेंद्र शायद ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि इन फ़ोटोज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसीलिए देवेंद्र ने इन फ़ोटोज़ का कॉपीज़ बना के इसे दैनिक नवज्योति के ऑफिस और विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस भेज देता है। अब यहाँ विश्व हिंदू परिषद का क्या रोल था? आपने यहाँ नोटिस नहीं किया होगा कि इस इंसिडेंट में सभी परपिट्रेटर्स मुस्लिम्स थे और ज़्यादातर विक्टिम्स हिंदू लड़कियाँ थीं। उस समय बाबरी मस्जिद को लेके भी इंडिया में काफ़ी टेंशन्स का माहौल था। फिर विश्व हिंदू परिषद ने ये फ़ोटोज़ पुलिस को भेजी और उसके ही दबाव में पुलिस ने इंक्वायरी स्टार्ट किया। अब इस हादसे के बाद सभी गैंग मेंबर्स अलर्ट हो गए और प्रूफ मिटाने लगे।
27 मई 1992 को इन लड़कों को NSA के तहत वारंट इशू कर दिया गया और DSP हरि प्रसाद शर्मा ने पहला FIR लिखा। फिर लोगों का गुस्सा और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये केस CBI को सौंप दिया जाता है। पहले 8 और बाद में 10 एक्यूज्ड घोषित होता है, जिसमें चिश्ती भाइयों के साथ इकबाल भट्टी, सलीम गनी चिश्ती, सोहेल गनी चिश्ती, जमीर हुसैन, इशरत अली, शमसुद्दीन और मर्जुला के ऊपर मुकदमा चलने लगा। लेकिन अब पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज था इन लड़कियों को खोजना और अपना बयान देने के लिए कन्विंस करना। एज एक्सपेक्टेड, ज़्यादातर लड़कियां सामने ही नहीं आती थी। फिर भी पुलिस की कोशिशों के कारण लगभग 30 लड़कियां अपना बयान देने के लिए राज़ी हो गई। धीरे धीरे उन लड़कियों में से भी कुछ बाद में बयान देने से मुकर जाती है और ऐसा करते करते लास्ट पे केवल 3-4 लड़कियां ही बयान देने के लिए राज़ी हुई। अब पुलिस का चैलेंज था इन एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना और इन्हें पकड़ना। पर होता ये है कि ये सब एक्यूज्ड अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से पकड़े जाते हैं और सेक्शन 273 के अनुसार कोर्ट को विटनेस की टेस्टिमनी एक्यूज्ड के सामने रिकॉर्ड करना होता है। और क्योंकि एक्यूज्ड अलग अलग समय में अरेस्ट होता है, इसलिए हर बार जब नया अरेस्ट होता है तब ट्रायल फिर शुरू से शुरू होता है और हर बार उन लड़कियों को कोर्ट जाकर टेस्टिमनी देना पड़ता था और वो ट्रॉमा फिर से झेलना पड़ता था। ऐसा कुछ सालों तक नहीं बल्कि अगले 30 सालों तक चलता रहा। ऐसे ही 2021 में एक विक्टिम का गुस्सा कोर्ट के अंदर फूट पड़ा। वो चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट में कहती रही, क्यों मुझे बार बार कोर्ट में बुलाते रहते हो? उस बात को 30 साल हो चुके हैं। अब तो मैं दादी और नानी भी बन चुकी हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूँगी? और इस बात का जवाब वहाँ कोर्ट में किसी के पास नहीं होता है। इस केस का पूरा क्लोजर अगस्त 2024 को आता है। इस केस का मेन एक्यूज्ड फारूक चिश्ती को मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया जाता है और बाकी 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। फिर 2001 में उन एक्यूज्ड में से 4 जन को एक्विट कर दिया जाता है और फिर 2003 में सुप्रीम कोर्ट बाकी एक्यूज्ड की सज़ा कम करके 10 साल की कर देती है। 2007 में फारूक चिश्ती, जिसे पहले मेंटली अनस्टेबल बोला गया था, उसे एक लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, लेकिन उसकी सज़ा कम करके उतना ही कर दिया जाता है जितना सज़ा वो काट चुका था। बाकी बचे हुए लोगों को अगस्त 2024 को पॉक्सो एक्ट के अंदर उम्र कैद की सज़ा दिया जाता है और इन एक्यूज्ड के ऊपर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। इस केस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये केस हमें ये दिखाती है कि अगर मीडिया अपना काम निष्पक्षता से करे तो बड़े से बड़ा आदमी को भी अपने दुष्कर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपके ख्याल मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। मेरे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और केसेस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।